नमस्कार दोस्तों, अभी अपन स्टार्ट करने वाले हैं जो स्वस्थ व्रत का जो सेकेंड पेपर है उसकी। तो जो फरवरी 2019 का पेपर है, पहला पेपर, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ आर्टिफिशियल लाइटनिंग। तो देयर आर मैनी, उसमें आंसर में अपन को क्या लिखना है, देयर आर मैनी मेथड ऑफ आर्टिफिशियल एल्यूमिनेंस लाइक कैंडल, केरोसिन लंप, है ना, केरोसिन लैंप्स, गैस लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिक लाइटनिंग। तो अपन को आर्टिफिशियली कैसे लाइटनिंग करना है, देखो कैंडल से, केरोसिन के जो लैंप्स होते हैं उससे, गैस लाइटनिंग और इलेक्ट्रिक लाइटनिंग से अपन को आर्टिफिशियल लाइटनिंग करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लैंप्स कन्वर्ट मैक्सिमम एनर्जी इनटू लाइट इन कंपोजिशन ऑफ अदर्स, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक लैंप्स होते हैं वो मैक्सिमम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं लाइट में, है ना। तो सबसे ज़्यादा इफिशियंसी काहे से होती है, इफिशियंटली अपन काहे से एनर्जी कन्वर्ट कर पाते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप से। उसमें क्या क्या आ सकता है, फिलामेंट लैंप्स, है ना, और फ्लोरोसेंट लैंप। फिलामेंट लैंप में अपन जैसे कि बल्ब वगैरह, ये सब ट्यूबलाइट वगैरह का यूज़ करते हैं, और फ्लोरोसेंट लैंप में, फ्लोरोसेंट में ट्यूबलाइट आता है और फिलामेंट में बल्ब आते हैं। इसके बाद में डेफिनेशन ऑफ व्याधिशमत्मक, तो अपन इसके आयुर्वेद के हिसाब से भी लिख सकते हैं और मॉडर्न के हिसाब से भी, दोनों में लिख सकते हैं। तो व्याधिशमत्मक अपन आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, आयुर्वेद में व्याधिशमत्मक की तुलना ओज से की जाती है ना। तो ओज से जो अपना बल होता है, ओज जिसको अपन बोलते हैं, उससे अपन व्याधिशमत्व की तुलना करते हैं। रसादि सप्तादि धातु के परम तेजांश को ओज कहा जाता है ना। तो जो रस आदि का जो सार होता है वो क्या होता है, ओज होता है, और उससे ही उससे ही अपन व्याधि क्षमत्व को रिलेट करते हैं। इसके बाद में इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी को लिख सकते हैं व्याधि क्षमत्व में। इसमें इम्यूनिटी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अनसस्पेक्टेबल और रेजिस्टेंस टू टॉक्सिकोइड एजेंट और प्रोसेस, स्पेशली अ पैथोजन और इन्फेक्शियस डिसीज, है ना। तो इम्यूनिटी क्या है, स्टेट है अपने शरीर की कि वो अपनी मतलब मेंटेन कर सके अपनी बॉडी को, जब उसके अंदर कोई ऑर्गेनिज्म आए या फिर कोई अदर टॉक्सिन्स आए उससे रेजिस्ट कर सके बेसिकली वो, है ना। जो अदर टॉक्सिक मटेरियल्स है या फिर जो आउटर एजेंट्स है उससे रेजिस्ट करना। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या है, एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या डिफरेंस है, या फिर डिफाइन करना है अपन को एपिडेमिक और एंडेमिक को। तो एपिडेमिक क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन नंबर ऑफ डिसीजेस केसेस इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है, वहाँ पर जो नंबर ऑफ डिसीज इंक्रीज हो रही है ना, जो नंबर ऑफ डिसीजेस के जो केसेस है वो इंक्रीज हो रहे हैं अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कि ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मतलब कि वहाँ पर इंक्रीज हो रही है। जैसे कि येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स, मिजल्स और पोलियो के प्राइम एग्जाम्पल है ये काहे की, एपिडेमिक के, है ना। एंडेमिक क्या है, एंडेमिक व्हेन द डिजीज इज कंसिस्टेंटली प्रेजेंट बट लिमिटेड इन पर्टिकुलर एरिया। अगर वो जो डिसीज है पर्टिकुलर एक डिसीज, यहाँ पर पर्टिकुलर एक डिसीज की बात की जा रही है जो कि लंबे समय तक के वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, तो उसको अपन एंडेमिक घोषित कर देंगे। जैसे कि मलेरिया, फॉर एग्जांपल मलेरिया कंसिडर्ड एंडेमिक इन सर्टेन कंट्रीज एंड रीजन्स, है ना। तो एंडेमिक डिसीज समझ में आ गई। इसके बाद में अपन चलते हैं अल्मा आटा डिक्लेरेशन। तो फोर्थ क्वेश्चन है अल्मा आटा डिक्लेरेशन। द डिक्लेरेशन ऑफ अल्मा आटा वॉट एडॉप्टेड एट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना। तो अल्मा आटा डिक्लेरेशन क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था ये, कहाँ पर हुआ था, ये भी देखो कजाकिस्तान में हुआ था, है ना। करंटली इन कजाकिस्तान में है। 6 से 12 सितंबर 1978 में ये एक कॉन्फ्रेंस हुआ था कजाकिस्तान में, है ना। तो ये हेल्थ से रिलेटेड, बेसिकली हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर से इसमें डिस्कशन हुआ था। इट वॉज फर्स्ट इंटरनेशनल डिक्लेरेशन अंडरलाइंग इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, है ना। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था रिगार्डिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। तो मिड डे मील प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो, मील शुड बी सप्लीमेंट नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन डाइट। तो बेसिकली जो ह्यूमन की जितनी नीड्स है उसको सप्लीमेंट प्रोवाइड कर पाए अपन, जो बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर मिड डे मील के थ्रू सप्लीमेंट प्रोवाइड कर, नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ डाइट।
ह्यूमन डाइट, एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी एंड हाफ ऑफ द प्रोटीन रिक्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड। तो जो बेसिक जो नीड होती है उसकी कम से कम उसकी 1/3 तो एनर्जी मिल जाए, 1/3 कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज मिल जाए और हाफ प्रोटीन यहाँ से इसको प्राप्त हो जाए। फूड शुड बी लो कॉस्ट, इस इजीली प्रिपेयर्ड इन स्कूल एंड लोकल अवेलेबल, है ना। तो लोकली जो फूड अवेलेबल है उसके मतलब स्कूल के आसपास, और इजी लो कॉस्ट इजीली बना पाए अपन उस खाने को, वैसा फूड अपन को प्रोवाइड करना है। फ्रिक्वेंटली चेंज इन मेन्यू शुड टू अट्रैक्ट द चिल्ड्रंस, है ना। तो जो मेन्यू है उसको भी चेंज करते रहना है उसमें, तो जो बच्चे हैं वो अट्रैक्ट हो और उनको न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल पाए। इसके बाद में 6th क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ SHS, है ना। तो SHS क्या क्या है, स्कूल हेल्थ सर्विस। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, द प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ को प्रमोट करना, प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस जो हो रही है उसको प्रिवेंट करना, अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड फॉलो ऑफ डिफेंस, डायग्नोज करना कोई पर्टिकुलर डिसीज है तो उसका डायग्नोसिस करना, उसका ट्रीटमेंट करना, और जो पेशेंट है उसकी हिस्ट्री वगैरह ये सब लेना, ठीक है। अवेकनिंग हेल्थ कॉन्शियसनेस इन चिल्ड्रंस, तो चिल्ड्रंस को कॉन्शियस करना, उनको एजुकेशन देना वैसा कि ये ऐसे टाइप की डिसीजेस है, इनमें ऐसे प्रिवेंशन करना है, इनमें अवेकनिंग करना बेसिकली बच्चों में। मेंटेनेंस ऑफ हेल्थफुल इन्वायरमेंट, है ना। तो जो हेल्दी इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करके रखना बेसिकली। इसके बाद में 7th क्वेश्चन है BMI। तो बॉडी मास इंडेक्स अपन को सबको पता है, इज अ वैल्यू डिप्राइवेड फॉर हाइट। बेसिकली क्या है कि जो पर्टिकुलर एज में या फिर पर्टिकुलर हाइट में उसकी कितनी मतलब कि कितना वेट रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट। तो इससे अपन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें फैट का परसेंटेज कितना होगा, है ना। बेसिकली अनहेल्दी हेल्दी इसका अपन इससे अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अपन, बॉडी मास मतलब कि यहाँ पर सबसे ऊपर अपन वेट लिखते हैं, वेट इन केजी डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ इस हाइट इन मीटर्स, है ना। तो ऐसे करके अपन BMI निकाल लेंगे उसका, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, kg पर मीटर स्क्वायर। इसका जैसे कि यहाँ पर BMI अगर लेस देन 18.5 आ रहा है तो ये अंडर वेट हो जाएगा, 18.5 से 24.9 आ रहा है तो हेल्दी वेट है, तो ये हेल्दी वेट है मतलब कि ये नॉर्मल कंडीशन है। 18.5 से 24.9, अगर 25 से ऊपर जा रहा है 29 तक के तो ओवरवेट है, और अगर 30 से भी ऊपर जा रहा है तो वो ओबेस है। इसके बाद में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउ द इन्फेक्शन एजेंट आर कॉल्ड पैथोजन कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन ऑब्जेक्ट और एनिमल टू अनादर। इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है, एक पैथोजन जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है ऑब्जेक्ट पर्सन एनिमल के थ्रू, वो अपन को यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन में लिखना है। तो देखो दी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन हो सकता है, एयर एक मीडियम बन सकता है पैथोजन के ट्रांसफर के लिए। तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन ऑकर व्हेन इन्फेक्शन एजेंट आर कैरिड बाय डस्ट सस्पेंडेड इन एयर, अगर जो ड्रॉपलेट है या फिर जो इन्फेक्शियस एजेंट है वो एयर में है तो वो वहाँ से ट्रांसफर कर सकता है ना। रेस्पिरेटरी ट्रांसमिशन दैट इज ड्रॉपलेट से, अगर किसी ने छींका खांसा तो वो जो ड्रॉपलेट है वो उसके जो अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन है तो जो ड्रॉपलेट होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा, तो वो वहाँ से हेल्दी पर्सन में जा सकता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज STD, है ना। तो STD अगर कोई पर्सन मतलब कि रेगुलरली अलग अलग फीमेल पार्टनर के साथ साथ सेक्स कर रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसको इन्फेक्शियस डिसीज हो सकती है, ठीक है। एनिमल और इंसेक्ट ट्रांसमीटर, तो एनिमल और इंसेक्ट भी ट्रांसमिट करते हैं, फूड एंड वाटर ट्रांसमिशन भी होता है इसका। इसके बाद में डेमोग्राफी क्या होती है, द चेंज इन नंबर ऑफ बर्थ डेथ डिसीज एग्जाम्पल एक्सेट्रा इन कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपन को चेक करना है कि बर्थ कितनी हो रही है, डेथ कितनी हो रही है, डिसीजेस कितनी हो रही है ना, वो ड्यूरेशन में वो उसका रिकॉर्ड रखना, ये क्या कहलाएगा, डेमोग्राफी। इसके बाद में इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करना है। देखो कितना रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी इज स्टेट ऑफ बीइंग अनसस्पेक्टेड और रेजिस्टेंस टू टॉक्सिक एजेंट और प्रोसेस स्पेशली पैथोजन और
इन्फेक्टिंग डिसीजेस, है ना। तो जो अपना जो व्याधि क्षमत्व जिसको बोल सकते हैं, इसको मॉडर्न में भी अपन इम्यूनिटी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने आयुर्वेद में इसको ओज से रिलेट किया गया है ना, जो धातुओं का सार होता है, अपन इसमें ऐसा लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद में सेकेंड क्वेश्चन है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या है? वाटर क्लोरीनेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन और क्लोरीन कंपाउंड सच एज सोडियम हाइपोक्लोराइड टू वाटर। तो अपन क्लोरीन ऐड करना है वाटर में, तो क्लोरीन को क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो, दिस मेथड इज यूज टू किल बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रोब्स इन वाटर। तो वाटर को अपन को हेल्दी बनाना है, मतलब कि जो उसमें जो बैक्टीरिया वायरस है उनको अपन को मारना है, इसलिए अपन बेसिकली वहां पर क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन? क्लोरीनेशन। In particularly, chlorination is used to prevent the spread of waterborne diseases such as chlorella, dysentery and typhoid। तो इससे अपन कौन कौन से डिसीजेस क्योर कर सकते हैं, मतलब कि जो कॉलेरा का जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, डिसेंट्री होता है, जो टाइफाइड होता है, ये सब वाटर बॉर्न डिसीजेज है। तो अगर अपन क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो ये वाटर बॉर्न डिसीजेज भी प्रिवेंट हो जाएगी। इसके बाद में सिफिलिस व गोनोरिया का कारण क्या है? तो सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है, देखो कौन सा है? सिफिलिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम ट्रेपेनोमा पैलेडियम। बैक्टीरियम ट्रेपेनोमा पैलेडियम कॉज सिफिलिस, है ना। नेसेरिया गोनेरिया बेसिरम कॉज गोनेरिया, है ना। तो निसेरिया वाला कौन सा है? गोनेरिया। निसेरिया गोनेरिया कॉज करता है, और बैक्टीरियम ट्रेपेनोमा पैलेडियम सिफिलिस कॉज करता है। इसके बाद में स्लज लिखना है अपन को। स्लज किसको बोलते हैं? स्लज इज अ सेमी सॉलिड स्लरी दैट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और नो साइड सैनिटरी ट्रीटमेंट। तो ये क्या है? सेमी सॉलिड एक स्लरी है ना। सेमी सॉलिड स्लज है बेसिकली, इसमें सेमी सॉलिड स्लरी है जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, है ना, इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है ना, जो भी कर रहे हैं, वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर अपन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो उससे निकल के आ रही है। इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करते हैं, स्लज इज मड लाइक मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ सॉलिड मटेरियल वाटर कॉमनली फाउंड इन नेचर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इसके बाद में वेंटिलेशन के प्रकार लिखना है अपन को, टाइप ऑफ वेंटिलेशन लिखना है। तो नेचुरल वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन और माउंटेन एयर एंड हाई एल्टीट्यूड हेल्थ प्रॉब्लम, है ना। तो नेचुरल वेंटिलेशन क्या है? इट इज सिंपलेस्ट ऑफ वेंटिलेशन ऑफ स्मॉल हाउस, स्कूल्स एंड ऑफिस। जो खिड़की वगैरह लगाते हैं अपन घर में, वो क्या है? नेचुरल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन और माउंटेन एयर। इसके बाद में सम कॉमन वाटर रिलेटेड इलनेस आर। तो वाटर रिलेटेड इलनेस मतलब कि वाटर बॉर्न डिसीजेस अपन को लिखना है अपन को बेसिकली यहाँ पर। तो डायरिया, जियार्डियासिस, डिसेंट्री एंड टाइफाइड फीवर। इसके साथ साथ ई कोलाई इन्फेक्शन और साल्मोनेलियासिस भी इसके एग्जाम्पल है। कौन कौन से? डायरिया, जियार्डियासिस, डिसेंट्री, टाइफाइड फीवर, ई कोलाई इन्फेक्शन एंड साल्मोनेलिया। इसके बाद में रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या है? The organized international Red Cross and Red Ceremony movement is humanized movement with approximate 16 million volunteers, member and staff worldwide. It was founded to protect human life and health, to ensure respect for all human beings and to prevent the element human suffering। तो बेसिकली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 16 मिलियन वॉलेंटियर्स ऐड है, मेंबर्स ऐड है पूरे वर्ल्ड के, है ना, सारे कंट्री के मिला के 16 मिलियन वॉलेंटियर्स ऐड है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ एंड हेल्थ, है ना। ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, इसका उद्देश्य है, एंड टू प्रिवेंट ह्यूमन सफरिंग्स। इसके बाद में ध्वनि प्रदूषण होने से स्वास्थ्य पर हानि, मतलब कि साउंड पोल्यूशन होने के कारण अपने हेल्थ पर क्या इफेक्ट आता है, यहाँ पर अपन को लिखना है। ऑडिटरी फैटिग एसोसिएटेड विथ विस्लिंग एंड बजिंग। तो अपन बोलते हैं मेरा कान दर्द कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो ये क्यों होता है? जब अपन नॉइज पोल्यूशन के कारण ये सब होता है, ऑडिटरी फैटिज। और डेफनेस, यहाँ तक कि डिफनेस भी हो सकती, टेम्पररी और परमानेंट डिफनेस भी हो सकते हैं। एक्सपोजर टू नॉइज अबाउट 160 dB में रप्चर द टेम्पेनिक मेम्ब्रेन,
है ना। तो अगर 160 डेसिबल के ऊपर का अगर अपन साउंड सुन रहे हैं तो वो बेसिकली ये कॉज कर सकता है। इसके बाद में 9th क्वेश्चन है इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी इज द स्टेट ऑफ बीइंग अनसस्पेक्टेड और रेजिस्टेंस टू टॉक्सॉइड एजेंट। तो देखो इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन बहुत रिपीटेड पूछा है, तो ये अपन लिख सकते हैं। इसके बाद में सॉल्व इट। तो क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, माउंटेन एयर और एक पीट लेटरिंग का जो क्वेश्चन है वो अपन को सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।